हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने चैनल पे एक पोल टाइप का एक क्वेश्चन डाला था कि वहाँ पे मतलब जोलॉजी के जो भी एस्पायरेंट्स हैं बीपीएससी के लिए या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो मेरे साथ, तो फिर आप मतलब वहाँ पे आकर के पोल में यस और नो के ऑप्शंस थे और साथ ही आपको कमेंट करना था। तो आई थिंक हार्डली 16 स्टूडेंट्स से मतलब रिप्लाई किया है, ठीक है। बाकी सभी बिजी हो या फिर आप तक मतलब मेरी बात नहीं पहुंची है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई है, ठीक है। मेरे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पे है, ठीक है। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो बीपीएससी जोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, वो बच्चे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको ये है कि वहाँ जा कर के आपको यस ऑप्शन को ऑप्ट करना होगा और साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि आप किस एग्ज़ाम के लिए जोलॉजी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो देखो बच्चे, वहाँ पे मतलब 16-17 लोगों का मतलब रिस्पॉन्स आया है, विच इज़ नॉट ह्यूज नंबर कि हाँ मतलब मैं फिर आप लोगों के साथ में काम करूँ, क्योंकि उसमें भी देखो सब्सक्राइबर्स मेरे पास मतलब 200 प्लस हैं, लेकिन हार्डली मतलब 2-4 बच्चे ही ठीक से देखते हैं वीडियो, बाकी सब बस क्लिक बेट आते हैं, प्रेस किया और फिर पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो आप लोग, मुझे नहीं पता, और फिर चले जाते हो। तो फिर इसलिए ये है कि मैं एक बार आपको बीपीएससी का एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। जैसे जिन बच्चों को डाउट है कि पता नहीं आपको समझ में आएगा मेरा हुआ पढ़ाया हुआ कि नहीं आएगा, तो जिन भी बच्चों के डाउट्स हैं वो एक बार आप ये प्रैक्टिस सेट देख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मैम का पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आ रहा है और मतलब मुझे मैम के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, तो फिर आप लोग प्लीज़ अपना जो नंबर है ना उसको प्लीज़ रेज़ कीजिए, ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट मुझे मिनिमम टू मिनिमम मुझे 50 स्टूडेंट्स चाहिए, तभी फिर मैं जोलॉजी का क्लास जो है वो मैं कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊँगी, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। टीजीटी पीजीटी हर लेवल के उसमें मतलब आपके जो भी मतलब डाउट्स हैं वो क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगी, अपने लेवल पे मैं बेस्ट अपना दूँगी। बट हाँ, मुझे लॉयल स्टूडेंट्स चाहिए। लॉयल इन द सेंस कि ठीक है आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आई हैव नो इशू रिगार्डिंग दैट, बट हाँ जब आप मेरे चैनल पे आते हो तो प्लीज़ उसको ईमानदारी से देखो, उसको पढ़ो, उसको सीखो। कुछ ही स्टूडेंट्स हैं मतलब जो लिटरली मतलब चीज़ों को देखते हैं, ग्रास्प करते हैं, और जो भी मेरे मतलब छोटे से छोटा क्वेश्चन भी होता है ना, एक स्टूडेंट है बीनू तिवारी, बॉटनी की प्रिपरेशन कर रही हैं वो, बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी बच्ची हैं वो, ठीक है। आई नो कि हाँ नॉलेज हर किसी के पास है, लेकिन रिकॉल करने में रिवाइज करने में क्या बुराई है, ठीक है। वो मेरे एक छोटे से छोटे क्वेश्चन का भी वो आंसर देती हैं। तो मैं एज ए एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ आप सभी के लिए कि हाँ देखो, अगर एक स्टूडेंट कर सकता है तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। आप लोग भी तो कर सकते हो ना वो चीज़। तो प्लीज़ आप लोग आइए, देखिए उसको, जो भी हो यार, अच्छा लग रहा है तो भी मुझे बताओ, बुरा लग रहा है तो भी मुझे बताओ, प्लीज़ मुझे बताओ। बिकॉज यू नो दैट कि ऑनलाइन एजुकेशन अभी मैं वन वे कम्युनिकेशन ही कर पा रही हूँ आप सभी के साथ, ठीक है। वो सब भी आप सबकी ब्लेसिंग्स होगी तो फिर शायद हम कभी लाइव भी आकर के मतलब रूबरू हो सकते हैं और हम आमने सामने मतलब चीज़ों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि मुझे लाइव क्लासेस में ज़्यादा मज़ा आता है इंस्टेड ऑफ दैट सच टाइप ऑफ क्लासेस। बट ठीक है, अभी मतलब मजबूरी है मेरी, मैं नहीं ले सकती हूँ अभी ऑनलाइन क्लासेस। बट हाँ बस आप कोऑपरेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का कोऑपरेशन है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप पढ़ो, देखो, कुछ भी नहीं समझ में आता है या कोई तरीका है मतलब कोई बात है मेरी जो आपको नहीं समझ में आती, या फिर मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, ठीक है, शायद चीज़ें आपको और लग जाती हों या कुछ भी हो, जैसा भी है आप प्लीज़ एक बार मुझे बताओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, कभी भी कहीं भी हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। और जहाँ तक रही बात जो जोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज़ आप लोगों का नंबर जब तक मतलब एटलीस्ट मुझे 50 स्टूडेंट्स चाहिए, वो भी रेगुलर बेसिस पे चाहिए, ठीक है। जो अगर वो 50 स्टूडेंट्स आप आते हो मेरे साथ, देन आई विल कंटिन्यू द जोलॉजी क्लासेज ऑल्सो। अदरवाइज फिर ठीक है, बॉटनी का तो जस्ट मैं रिविज़न पर्पज़ से लेके चल ही रही हूँ, कहने को है रिवीजन पर्पस, मैं एक एक छोटी से छोटी चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी कम टाइम में। क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी वीडियो मेरी 50 मिनट्स या 50 मिनट से अबव की जा रही है, 45 मिनट से अबव की जा रही है, उसमें भाग जाते हो आप लोग। आया, क्लिक किया, भाग गए। अरे पढ़ लो भाई ठीक है, 50 मिनट से ज़्यादा अगर मैं कुछ बोल रही हूँ ना तो डेफिनेटली आप ही के लिए बोल रही हूँ।
तो जो भी स्टूडेंट्स बॉटनी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए, एक बार समझने की कोशिश करो। और अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहोगे तो फिर इस तरीके के मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए लेके आऊँगी। बाकी आई नो आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और होप सो कि आप सभी इस बार पक्का TRE 4.0 में आप सभी को सिलेक्शन मिल जाए। और जो स्टूडेंट 3.0 दे चुके हैं, किसी भी कारणवश अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब कुछ भी है, मतलब थोड़ा सा भी 19-21 लगता है ना, प्लीज़ फिर से लग जाओ। पढ़ाई का रिदम टूटना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर एक बार आपने ब्रेक ले लिया ना तो फिर आपको रीस्टार्ट करने में ही टाइम लग जाएगा। इसीलिए बस कंटिन्यू करते रहो चीज़ों को, जब तक सिलेक्शन हो नहीं जाता तब तक मतलब रिवीजन करना छोड़िए नहीं आप सभी, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बेसिक से कुछ नहीं पढ़ाना है आप सबको सब कुछ आता है, सिर्फ हमें रिवाइज करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा BPSC का पेपर सेकंड होता है, जोलॉजी का अलग होता है, बॉटनी का अलग होता है। तो आज हम किस पे स्टडी करने वाले हैं, जोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आप लोग बताइएगा जो भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा। सो ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। यहाँ पे देखो पहले 180 क्वेश्चन, मतलब 1 से लेके 80 तक जो सवाल है हमारे, वो हमारे सब्जेक्ट के होंगे, यानी कि जोलॉजी के होंगे। बाकी लास्ट में जो 40 क्वेश्चन जनरल पेपर के थे वो फिर मतलब है, वो भी मैं आपको शो कर दूंगी। और साथ में मैं आपको फिर लास्ट में इसके आंसर शीट भी प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि अगर किसी बच्चे को किसी तरीके का कोई डाउट है या मतलब कुछ इशू रह जाता है तो प्लीज़, मतलब हो सकता है मैं ही गलत बता रही हूँ या हो सकता है यहाँ पे गलत मेंशन किया गया है, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक विजिबिलिटी क्लियर है बच्चे, इससे ज़्यादा जूम करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी एक प्रैक्टिस सेट देखिए आप लोग और फिर मतलब मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ और ज़्यादा जूम करने की नीड है तो फिर और जूम कर देंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है। तो देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट। अब सबसे पहले तो देखो बेसिक चीज़ें मैं साथ साथ में ना थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करते चलूँगी। इससे ये है कि मतलब आपको भी जो भी आपने पढ़ रखा है ना, वो आप साथ साथ में थोड़ा सा याद आता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट की, पॉली मतलब कि बहुत सारी चेन्स हो, यानी कि मतलब सिंगल चेन नहीं या सिंगल यूनिट नहीं होगी, यहाँ पे बहुत सारी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। बेसिकली तो 3 टाइप्स के होते हैं ना, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स मतलब जहाँ पे सिंगल यूनिट होती है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए मोनोसेकेराइड की तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होता है। ग्लूकोज क्या है, वाइड स्प्रेड है, मतलब हर जगह आप देख ही रहे हो, ग्लूकोज मोस्टली चीज़ों में हमें देखने को मिलता है। फ्रक्टोज जो है वो फ्रूट्स में होता है, इसीलिए उसको फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। और गैलेक्टोज जो है वो क्या है, मिल्क शुगर है, ठीक है बच्चे। तो ये 3 चीज़ें हो गई मोनोसेकेराइड्स के बारे में। अब बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स की। तो ओलिगोसेकेराइड्स में हमारे पास आ जाते हैं, मतलब जहाँ पे 1 से लेकर के 9 तक जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो कंबाइन होकर के ओलिगोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करती हैं। मतलब 2 से 10 के बीच में जो होता है वो ओलिगोसेकेराइड्स कहलाता है। जैसे कि ओलिगो में बात की जाए तो माल्टोज, ठीक है, माल्टोज शुगर हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, रेफिनोज हो गया, ये सारे क्या हैं, हमारे ओलिगोसेकेराइड्स हैं, ठीक है। अब माल्टोज देखो जर्मिनेटिंग सीड्स में पाया जाता है, माल्टिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं ना, बियर वगैरह ये सब बनाने के लिए। सक्रोज क्या है, शुगर केन से मिलता है, लैक्टोज मिल्क से मिलता है, और रेफिनोज क्या है, प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद बात करते हैं जब हम पॉलीसेकेराइड की, तो पॉलीसेकेराइड्स में आ जाते हैं स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है। स्टार्च तो प्लांट का हो गया, प्लांट में स्टोरेज के फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोरेज के फॉर्म में रहता है, और सेलुलोज कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट्स की सेल वॉल में। तो मतलब कि सेलुलोज तो क्या है, पॉलीसेकेराइड है। अब बात करते हैं काइटिन की। तो काइटिन क्या है, ये भी क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, यानी कि नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। और भी पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल्स मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो फिर आप उसे नोट कर लीजिए। जैसे कि स्टार्च हो गया, ठीक है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हो गया,
उसमें भी देखो अगर स्ट्रेट चेन ऑफ मॉलिक्यूल है तो अमाइलोज है, और अगर ब्रांच चेन होती है ग्लूकोज की तो वो क्या कहलाता है, अमाइलोपेक्टिन कहलाता है। ग्लाइकोजन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हो गया। कैलोज ये भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। सेलुलोज इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। फिर बात करते हैं पेक्टिन की, तो पेक्टिन क्या है, पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज या और फिर साथ में उसके डेरिवेटिव्स की। हेमीसेलुलोज की बात करेंगे तो पॉलीमर ऑफ पेंटोज एंड शुगर एसिड्स की हो जाता है। लिग्निन जो है वो भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। काइटिन बता ही चुके हैं। म्यूरिन की बात की जाए तो पॉलीसेकेराइड जो है वो क्रॉस लिंक्ड विद अमाइनो एसिड्स हो जाते हैं। और एक आता है हाइलुरोनिक एसिड, ये भी क्या है, पॉलीमर ऑफ शुगर एसिड्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इनुलिन है, ये भी पॉलीमर है, काइटिन भी पॉलीमर है और सेलुलोज भी है जो पॉलीमर है। बचता कौन है, फ्रक्टोज, ये क्या है हमारा मोनोसेकेराइड है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल के आता है, फ्रक्टोज। नॉट पूछा था, ठीक है, नॉट पूछा था, ये चीज़ याद रखना। बाकी कुछ कॉमन मोनोसेकेराइड्स जैसे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की भी बात की जाए तो अगर 3 कार्बन एटम है तो वो ट्राइओज कहलाएगा, ठीक है। उसका कॉमन नेम क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड। अगर 4 है कार्बन नंबर्स तो टेट्रोजेस कहलाएगा, और उसका कॉमन एग्जाम्पल क्या है, एरिथ्रोज। अगर 5 है तो पेंटोज है, सबको पता है। राइबोज आरएनए में होती है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होती है। और अगर 6 होगा कार्बन नंबर तो हेक्सोज होगा। उसके एग्जाम्पल्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चंस में नहीं करूँगी, अदरवाइज वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। बट हाँ, जहाँ पे मतलब मुझे लगेगा वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती रहूँगी। बाकी जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है ना वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बता दूँगी उसको। उसके बाद में बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये कहाँ पे फाउंड हुए थे, ठीक है, फर्स्ट फाउंड इन, तो ये सेमिनल फ्लूइड में फाउंड हुआ था। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्टेरॉइडोजेनेसिस। स्टेरॉइडोजेनेसिस जो है वो कहाँ पे होता है, तो सीधी सी बात है कि स्टेरॉइड्स कहाँ पे बनते हैं, लीडिक सेल्स में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय। तो हियरिंग किससे कंट्रोल होता है, वैसे भी मतलब जो हमारा ईयर है उसका मेन काम क्या है बच्चे, बैलेंसिंग का, ठीक है। अगर ईयर की बात करें तो मेन काम जो होता है उसका वो बैलेंसिंग का होता है, लेकिन ये प्राइमरी फंक्शन होता है। और जो हियरिंग होता है वो हमारा सेकेंडरी फंक्शन होता है। अब यहाँ पे देखो ब्रेन के पार्ट्स दे करके आपसे पूछ रहा है कि हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय, हियरिंग को कौन कंट्रोल करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, टेम्पोरल लोब्स। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है इज सिचुएटेड इन विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के पार्ट्स जैसे आप सभी ने पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा कि मेडुला रीजन जो है वो किसके लिए, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके साथ साथ में और भी हम देख लेते हैं कि जो हमारा मेडुला रीजन है इसके और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जैसे देखो सबसे पहले तो क्या है, हेल्प्स कंट्रोल वाइटल प्रोसेसेस, जैसे कि हमारा हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें। और बाकी ये वैसे बेसिकली देखा जाए तो ये ऑटोनॉमिक फंक्शन भी करता है, नर्वस सिग्नल्स को भी कंट्रोल करता है और साथ ही साथ सेंसरी इन्फॉर्मेशंस को भी कंट्रोल करता है। अगर ऑटोनॉमिक की बात की जाए तो ऑटोनॉमस में क्या आ जाएगा, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, सोलोइंग, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, स्लीप वेक साइकिल जो है हमारा उसको भी ये रेगुलेट करता है। तो इतने सारे काम कौन करता है, ये मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, मेडुला रीजन। ऑटोनॉमिक फंक्शन हो गया। नर्वस सिस्टम में आपको पता ही है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इससे कनेक्टेड रहते हैं, तो और सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सेंसरी की बात की जाए तो फिर ये क्या करता है, द मेडुला इज अ मेजर रिले सेंटर फॉर असेंडिंग, रिले सेंटर है फॉर असेंडिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम पेरिफेरी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चे, जो चीज़ मैं बताती रहती हूँ ना उसको आप साथ साथ लिखते जाइए, बिकॉज मेरे पास यहाँ स्पेस की शॉर्टेज है, तो आप इसको साथ साथ में नोट कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज कंट्रोल्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्लड प्लेटलेट्स का मतलब प्रोडक्शन जो है वो कौन कंट्रोल करता है, ऑप्शंस क्या हैं,
हमारे ऑप्शंस क्या हैं? पहला है एरिथ्रोपोइटिन, दूसरा है थ्रोम्बोपोइटिन, तीसरा है प्लाज्मिन, चौथा ऑप्शन है हिपैरिन या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारे यहाँ पे आंसर जो है वो क्या निकल के आता है? थ्रोम्बोपोइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्लोराइड आयन कंटेंट इज हायर इन। तो क्लोराइड आयन कंटेंट जो है वो कहाँ पे हायर होता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? आर्टेरियल आरबीसी, वेनस आरबीसी, इक्वल आरबीसी या फिर आरबीसी ऑफ ऑल वेन्स एंड वन आर्टरी। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का वो क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है CD4 टी सेल्स, ठीक है, इन सेल्स को और हम किस नाम से जानते हैं? किलर टी सेल्स नहीं, हिस्टियोसाइट्स नहीं, हेल्पर टी सेल्स, ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम लोग? हेल्पर टी सेल्स के नाम से जानते हैं, फैगोसोम्स भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न बाय। तो डायफ्राम होता है, कोस्टल मसल्स भी होती हैं, मस्कुलर वॉल्स ऑफ लंग्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो आंसर क्या है जो है वो हमारा डी निकल के आता है। जाइमोजन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, तो जाइमोजन सेल्स जो होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का मतलब क्या है कि ग्लैंड्स ऑफ स्टमक की जो ग्लैंड्स होती हैं उनको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। अब जाइमोजन का वर्ड का ही मतलब ये होता है कि इनएक्टिव एंजाइम्स की बात की जाती है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इनएक्टिव एंजाइम्स किसके पूछे जा रहे हैं? तो वो स्टमक के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताने से पहले एक बार छोटा सा मतलब मेरे नोट्स का मतलब एक पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है, इस पार्ट को मतलब आप सभी बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे और भी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो निकल के आ सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो एक बार आप इसको देखिए, फिर हम उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको विजिबिलिटी क्लियर है, आई होप सो कि आप सभी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो ग्लैंड्स ऑफ स्टमक की जो ग्लैंड्स होती हैं उन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली इनका नंबर कितना होता है? 3.5 करोड़, ठीक है, 3.5 करोड़ के आसपास इनका जो है वो नंबर होता है। अब ये किस टाइप की ग्लैंड्स हैं? अगर कभी आपसे टाइप पूछ ले तो ये किस टाइप की ग्लैंड होती है? सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड होती है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें देखते हैं कि कितने तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं। जो ये इसका नेक होता है, ठीक है, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड का ये जो नेक है पार्ट है, यहाँ पे देखो इस पोर्शन पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे गॉबलेट सेल्स आती हैं, ठीक है। गॉबलेट सेल्स, इनका फंक्शन क्या है सबको पता होगा, दे प्रोड्यूस म्यूकस। और ये किस टाइप की ग्लैंड्स होती हैं? यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं। और यूनिसेलुलर ग्लैंड का एक और एग्जांपल की बात की जाए तो पैनेट सेल्स होते हैं। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पैनेट सेल्स जो है वो कहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये जगह, ये देखो ब्लू कलर से दिख रहा है ना, स्काई ब्लू कलर से डायग्राम में, ये होती हैं हमारी पैराइटल सेल्स, या इन्हीं को और हम किस नाम से जानते हैं? ऑक्जेंटिक सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आइए आप, ये देखिए यहाँ पे जो ऑरेंज कलर से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दीज सेल्स आर नोन एज चीफ सेल्स, या इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पेप्टिक सेल्स। एंड इन सेल्स का जो सिक्रीशंस होते हैं इन्हीं में हमारे जाइमोजेंस पाए जाते हैं। जाइमोजेंस क्या है? एक्चुअली दे आर इनएक्टिव एंजाइम्स, ठीक है। और इनएक्टिव एंजाइम्स में भी कौन कौन से यहाँ पे जो 2 बेसिक हैं वो कौन से पाए जाते हैं? द फर्स्ट वन इज पेप्सिनोजेन, और दूसरा जो है हमारा वो, ठीक है, प्रोरेनिन है, ठीक है, नॉट रेनिन, प्रोरेनिन है। और ये क्या करता है, किस में चेंज हो जाता है? रेनिन में चेंज होता है। और रेनिन में चेंज होने के बाद में ये क्या करता है? ये मोस्टली किस में पाया जाता है? चिल्ड्रंस में पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? मिल्क डाइजेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और पेप्सिनोजेन जो है वो किस में फिर चेंज हो जाता है? पेप्सिन में। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर तो क्या निकल के आ गया? पेप्सिनोजेन। उसके बाद में फोर्थ वन है, यहाँ पे एक चौथे तरीके की भी मतलब सेल पाई जाती हैं जिनको एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स कहा जाता है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इतने नंबर में होती हैं, किस टाइप की ग्लैंड हैं, और फिर उसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। और ये अलग अलग सेल्स अलग अलग तरीके के एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग फंक्शन है। तो मेरे हिसाब से अब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो ऑप्शंस आर हियर, पेप्सिनोजन, पेप्सिन, केमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन। इन सब के बारे में भी मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा दूंगी, बट हमारा जो आंसर निकल के आता है वो क्या है, पेप्सिनोजन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज फाउंड एट द एंड ऑफ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई मतलब हमारे एलिमेंट्री कैनाल के किस पोर्शन में, किस जगह पे मतलब पाया जाता है और उससे क्या क्या रिलीज होता है। ठीक है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ, और डायग्राम्स जो मैं समझा रही हूँ ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है इसके साथ में लगा हुआ जो भी ऑर्गन है या फिर जो भी मतलब फंक्शन है उससे क्वेश्चन पूछ ले, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, मैं इसको मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहती हूँ, बिकॉज ये जो डायग्राम है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो तो वैसे तो ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे हर जो पोर्शन है वो अपने आप में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मतलब पार्ट बियर करता है, और मे बी देयर आर सो मेनी चांसेस कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये डायग्राम है, मतलब मैं इसी में आपको तीनों चीज़ें मतलब बता दूंगी, मतलब स्पेशली लीवर का फंक्शन और पैनक्रियाज के मतलब जो जो पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस होते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू हेयर। ठीक है, बाकी फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है या फिर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है बच्चे, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले देखो ये क्या है डायग्राम, ये एक्चुअली क्या शो कर रहा है, दिस इज़ द जंक्शन बिटवीन लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ तक तो ये हमारा कौन सा पार्ट था, ये दिस इज़ आवर स्टमक। ठीक है, ये क्या है, हमारा स्टमक है। लेकिन उसके बाद यहाँ से ये देखो जो सी शेप का ऐसे जो बन रहा है, दिस पोर्शन इज, ये क्या है हमारा ड्यूडेनम है। ठीक है, दिस वन इज ड्यूडेनम। अब क्लियर हो गया, ये स्टमक था, फिर ये नीचे ड्यूडेनम है, यहाँ पे ये क्या है हमारा पैनक्रियाज। ठीक है, यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है, बट फिर भी आप समझ जाइए कि ये क्या है, पैनक्रियाज है। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली मैं बहुत इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है। उसके बाद में ये देखो, सबसे पहले ये है हमारा ब्राउन कलर से जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस वन इज़ लीवर। ठीक है, तो सबसे पहले लीवर को थोड़ा सा इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये भी अपने आप में। इसलिए देखो लीवर जो है हमारा वो बेसिकली कैसा होता है, टू लोब्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, वन इज लीवर, और लीवर की देखो जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बता देती हूँ। दिस इज ऑल्सो नोन एज हिपैर। हिपैर वर्ड का मतलब ही क्या है, यहाँ पर लीवर से है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स, मतलब हिपैटिक वगैरह वर्ड जो है वो इसी के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और इसका वेट जो है वो नियर अबाउट 1.6 kg का होता है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो जस्ट अबव स्टमक एंड बिलो डायफ्रम टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा राइट साइड का जो लंग होता है वो साइज़ में क्या होता है, थोड़ा सा छोटा भी होता है। अब देखो इसमें अगर पार्ट्स की बात करते हैं तो 5.6 मतलब 5/6 यानी कि जो मैक्सिमम पोर्शन है वो क्या है हमारा, ये राइट साइड वाला होता है। दिस इज़ द राइट लोब, ये हो गया हमारा राइट लोब, और ये होता है हमारा लेफ्ट लोब। ठीक है, मैं एल लिख रही हूँ सिर्फ। तो राइट लोब जो है वो लार्जर है, मतलब 5/6 पोर्शन जो है वो कवर करता है, और लेफ्ट वाला जो है 1/6 पार्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से राइट लोब से ये ऐसे ब्लैक कलर से निकल के आ रहा है, दिस इज़ नोन एज राइट हिपैटिक डक्ट, और जो लेफ्ट साइड से निकल के आ रहा है ये जो है ये राइट हिपैटिक डक्ट, RHD, एंड दिस इज़ लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये लेफ्ट वाली है। दोनों मिलकर के ये लोग क्या बना लेते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। हिपैर वर्ड मैंने क्या बोला, लीवर से रिलेट कर रहा है, तो ये हिपैटिक डक्ट हो गई। उसके बाद में ये देखो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, अब तो बहुत इजीली विजिबल हो गया होगा, दिस इज़ आवर गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये क्या है हमारा गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर में क्या रहता है, स्टोरेज ऑफ बाइल। प्रोडक्शन नहीं करता है, प्रोडक्शन बाइल का कौन करता है, बनाता कौन है उसे, लीवर ही बनाता है, लेकिन स्टोरेज का काम कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। सॉरी, सो ये क्या है हमारा गॉल ब्लैडर, और इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ बाइल। उसके बाद देखो जो गॉल ब्लैडर से ग्रीन कलर की जो निकल रही है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, सिस्टिक डक्ट निकल के और इधर से जो कॉमन हिपैटिक डक्ट निकल रही थी
तो ये यहाँ पे क्या बन जाता है, ये CBD बन जाता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, दिस इज कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट हो गई। उसके बाद देखो ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से आ रही है ये इस तरीके से ऐसे ग्रीन ग्रीन ग्रीन। यहाँ पे ये जो पिंक वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में ये खुल रही है, और ये पिंक वाला पोर्शन क्या है हमारा, ये देखो यहाँ पे ये इस तरीके से ऐसे करके ये हमारा ऐसे पैनक्रियाज है, ये यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये आके यहाँ पे खुल रही है। ठीक है, इस जगह पे खुल रही है। तो जिस जगह पे ये ओपन हो रही है, इसमें इस पोर्शन को, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। लेट मी चेंज द कलर। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दिस, ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग क्या कहला रही है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, ये हो गया स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, ये इसमें यहाँ पे ये ओपन हो गई, तो ये क्या हो गया हमारा, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे ये हमारा नीचे क्या है, ग्रीन कलर से मैंने पैनक्रियाज ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन था, मैं इसको अलग से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मतलब ज़्यादा इजीली आपको क्लियर हो। ये वाला जो पोर्शन है, ये इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। ये पोर्शन क्या कहला रहा है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट कहला रहा है। उसके बाद में ये जो जिस जगह पे मतलब ये ओपन हो रहा है, इस पोर्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमारी मेन ओपनिंग है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट की जो मेन ओपनिंग है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है वो कहाँ पे पाया जा रहा है। और ये देखा कि यहाँ से जो CBD आ रही है, CBD यानी कि कॉमन बाइल डक्ट जो है वो यहाँ पे ओपन हो रही है, पिंक वाला जो है। ठीक है, ओपनिंग, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जिसमें खुल रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये पेनक्रियास के आगे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, यानी कि ये CBD प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों को मिला करके ये चीज़ बनता है। पैनक्रियाज से जो निकलने वाला है वो सारा पोर्शन, और CBD दोनों आकर के अपना जो भी सिक्रीशन से वो कहाँ पे, एम्पुला ऑफ वेटर में पोर करते हैं। ये सिंपली कभी अगर आपसे कोई पूछता है कि एम्पुला ऑफ वेटर है क्या, तो आप क्या देंगे इसका आंसर, एम्पुला ऑफ वेटर इज अ स्मॉल ओपनिंग इन द ड्यूडेनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ड्यूडेनम क्या है, फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वेयर द पैनक्रियाटिक डक्ट, मतलब पैनक्रियाटिक एंड बाइल डक्ट मीट, पैनक्रियाज से ये निकलने वाला और ये इधर से बाइल डक्ट से आने वाला, ये दोनों यहाँ पे मीट करते हैं और अपने सिक्रीशंस को यहाँ पे एम्पुला ऑफ वेटर में रिलीज़ करते हैं। उसके बाद में एम्पुला ऑफ वेटर जिस ओपनिंग से खुलता है, इसी ओपनिंग को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, लेट मी चेंज द कलर, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया यहाँ पे, ये हमारा स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन है। बाकी देखो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो मैं एक बार आपको इम्पॉर्टेंट है मतलब बताना चाहती हूँ। जैसे जो CBD है, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ कॉलीडोकस। ठीक है, CBD को ही डक्ट ऑफ कॉलीडोकस के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया। बाकी ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये जिसको हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कह रहे हैं, और ये कहाँ पे, इस पोर्शन में खुल रही है जिसको एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। अब बात आती है पैनक्रियाज की, तो पैनक्रियाज को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे, इसके जो भी पैनक्रियाज कैसी है, एक तरीके से मिक्स्ड टाइप की ग्लैंड है ना, मतलब एक्सो पार्ट भी है और एंडो पार्ट भी है। तो इसको हम थोड़ा सा यहीं पे इसी डायग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसके पैनक्रियाज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाले जो हैं, मतलब ये जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं मेन पैनक्रियाटिक डक्ट या फिर डक्ट ऑफ विर्संग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में ये देखो, ये जो छोटे छोटे वैसे मतलब फ्लावर जैसा मैंने स्ट्रक्चर बनाने की मतलब बताने की बस कोशिश की है। इसमें ये इसका जो फ्लोरल जैसा जो पोर्शन है ना बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाटिक एसिनाई। देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से है ना, मतलब मेन पैनक्रियाटिक डक्ट से जो ये थोड़ा सा ऐसे मैंने बाहर की तरफ फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर निकाला है,
तो ये जो ये पोर्शन है यही क्या कहला रहा है, ये जो देखो ब्लू वाला आई थिंक दिख रहा होगा आपको, ये है डक्ट ऑफ सेंटोरनी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डक्ट ऑफ सेंटोरनी। और यही क्या है, एक तरीके से एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट्स कहलाती हैं, ठीक है। ये डक्ट ऑफ सेंटोरनी क्या है, डक्ट एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट्स कहलाएंगी। उसके बाद में जो ये यहाँ पे एक बल्जिंग पोर्शन है जो फ्लावर जैसा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पैनक्रियाटिक एसिनाई, जो कि क्या रिलीज कर रहा है, पैनक्रियाटिक जूसेस को रिलीज कर रहा है। उसके बाद में देखो छोटा छोटा यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला है ना, ग्रीन ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये क्या है, इसका एंडोक्राइन पोर्शन है। ये वाले एक्सोक्राइन हो गए। एक्सोक्राइन क्या है, डक्ट में अपना सिक्रेशन जो है वो पोर करता है, लेकिन ये एंडोक्राइन जो है वो एज इट इज़ पड़े रहते हैं। और ये क्या रिलीज करते हैं, आइलेट्स ऑफ, मतलब ये कौन से वो हैं, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये कितने होते हैं, हार्डली 1% ही होते हैं ये, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, मतलब सॉरी थोड़ा सा मतलब वैसा मैशअप हो गया है, बट ठीक है, ये चीज़ें मतलब आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी। और अब जब मतलब वीडियो को थोड़ा सा आराम से देखोगे ना पूरा, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि सबसे पहले ये क्या है हमारा, लीवर, राइट लोब 5-6 पोर्शन है, लेफ्ट ये हो गया, फिर यहाँ से राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दोनों ये मिल करके यहाँ पे कॉमन हिपैटिक डक्ट बन गया। फिर इधर गॉल ब्लैडर था हमारा, गॉल ब्लैडर का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ बाइल, लीवर बाइल को प्रोड्यूस करता है। और यहाँ गॉल ब्लैडर से जो निकल रही है सिस्टिक डक्ट होती है, ठीक है। ये क्या थी, हमारी सिस्टिक डक्ट थी। इधर से कॉमन बाइल डक्ट आ गई, दोनों मतलब कॉमन हिपैटिक डक्ट, CHD और CD मिल करके CBD बना देता है, जो कि क्या है, ये हमारा कॉमन बाइल डक्ट है, या इसी को हम लोग डक्ट ऑफ कोलिडोकस के नाम से भी जानते हैं। बच्चे इनके नाम पे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। यही चीज़ें हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नाम इसको मतलब बस याद रखिए आप लोग। फिर ये यहाँ आकर के जिस ओपनिंग से ये मतलब इसमें खुलता है, इस ओपनिंग को स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं पैनक्रियाज की, तो पैनक्रियाज में भी 2 तरीके की होती हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। जो एक्सोक्राइन वाला है वो क्या है, मतलब ये डक्ट ऑफ सेंटोरनी एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, और इसका बल्जिंग पार्ट पैनक्रियाटिक एसिनाई है, पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है। और एंडो वाले पार्ट में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आ जाते हैं। उसके बाद में ये किस में खोलते हैं, एम्पुला वेटर में खोलते हैं, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट या CBD प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट हो गया। उसके बाद ये सब लोग मिल करके किस में खोलते हैं, जो ड्यूडेनम के जिस पोर्शन में खोलते हैं उस ओपनिंग को हम लोग स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट इतनी चीज़ें समझ में आ गई। बाकी पैनक्रियाज में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है, और किस में रिलीज हुई सारी चीज़ें मिल करके, ड्यूडेनम में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर बात की जाए कि लीवर का फंक्शन क्या है, मतलब प्राइमरी फंक्शन लीवर का क्या है, तो ये रिजर्वायर ऑफ ब्लड है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इसमें विटामिन A, D, E, मतलब जितने फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो सारे यहीं पे होते हैं, A, D, E, K, यूरिया साइकिल यहीं पे चलता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, बाइल प्रोडक्शन का भी काम करता है, ठीक है। बाइल प्रोडक्शन, बाइल स्टोरेज दिख रहा होगा गॉल ब्लैडर में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो कोरी साइकिल है वो भी यहीं पे चलती है। और साथ ही साथ ये कैसा है, एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन भी है, ठीक है। तो अगर लीवर का फंक्शन पूछा जाए या अबाउट द लीवर, तो आपको इतनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस क्या हैं इस क्वेश्चन के, बाइल डक्ट, कार्डियक स्टमक नहीं होगा, पाइलोरिक नहीं होगा, सैक्युलस रोटेंडस ये क्या होता है, इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। बाकी यहाँ पे जो आंसर निकल के आता है वो क्या है, बाइल डक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। मतलब ऑप्शन के हिसाब से यही आ रहा है। एक्चुअली नहीं, देखो इस क्वेश्चन का आंसर बाइल डक्ट, कार्डियक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक, सैक्युलस रोटेंडस नहीं, मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दीज होना चाहिए। क्योंकि जो ओपनिंग है वो किसकी है, मतलब हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कह रहे हैं, बाइल डक्ट की ओपनिंग को तो हमने क्या बोला था, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन बोला था। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर नन ऑफ दी एबव होगा। बाकी आप सभी बताइएगा कि क्या हो सकता है इसका आंसर। बाकी हम एक बार ये देख लेते हैं सैक्युलस रोटेंडस किसको बोलते हैं। और जो यहाँ पे ये दिया गया है सैक्युलस रोटेंडस, ये एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ स्मॉल स्फेरिकल सैक दैट इज़ पार्ट ऑफ रैबिट का डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
कोलागॉग्स स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ, कोलागॉग्स जो है वो किसके स्राव को उत्तेजित करते हैं? सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, HCl, इंटेस्टाइनल जूसेस या नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर जो है वो क्या है? नॉन ऑफ द अबव। अब ये देखो एक्चुअली होता क्या है, कोलागॉग इज अ सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट्स द फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर इनटू द ड्यूडेनम। ठीक है, गॉल ब्लैडर में जो हमारा बाइल स्टोर है उसको ड्यूडेनम में मतलब भेजने का काम करते हैं ये कोलागॉग्स। ठीक है, अब ये मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब कोलागॉग्स जो है वो किसी भी तरीके के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स हो सकते हैं, मे बी ड्रग्स हो सकते हैं या फिर कुछ और सब्सटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यह चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कोलागॉग्स क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स द गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर को कौन स्टिमुलेट करता है कि वो बाइल को रिलीज करे? सो ऑप्शंस आर एंटीरोक्राइनिन, डियोक्राइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, वासोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड या नन ऑफ द अबव। सो आवर आंसर इज कोलिसिस्टोकाइनिन, CSK जिसको बोलते हैं। ठीक है, CSK वो चेन्नई सुपर किंग्स वाला नहीं, यहाँ पे CSK दूसरा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन, तो फर्स्ट मैमल कहाँ पे अपीयर्ड हुए थे? पर्मियन पीरियड, ट्राइएसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड। तो इसका आंसर है ट्राइएसिक पीरियड। बाकी ये पीरियड वगैरह जो है मतलब ये इवोल्यूशन में यही चीज़ है जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है, मुझे भी लगती है, आप लोगों का तो पता नहीं। बाकी किसी के पास कुछ अच्छे नोट्स वगैरह हो तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मतलब चैनल में दिया हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन नहीं, नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन। ठीक है, NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, मतलब जेनेटिक, ये इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। बाकी जब मैं NCERT एक्सप्लोर करूँगी तो वहाँ पे आपको समझा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखते हैं। द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज फर्स्ट रिफ्यूटेड बाय। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो आइडिया था वो किसने, मतलब उसको पहली बार किसने उसको रिफ्यूज़ किया था? ठीक है, सर्वप्रथम खंडन किसने किया था? इंग्लिश में क्वेश्चन ना समझ में आया करे ना कुछ, हिंदी में पढ़ लिया करो, ये मत सोचो करो बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है F रेड्डी, फ्रांसिस्को रेड्डी, L स्प्लेंजनी, L पास्चर, SL मिलर या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर सबको पता है क्या है? फ्रांसिस्को रेड्डी सर ने इसको रिफ्यूज़ किया था फर्स्ट, पहली बार वाला पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला, बाकी लोगों ने भी रिफ्यूज़ किया था। और इन्होंने मतलब जो किया था, मतलब रिफ्यूज़ किया था, तो साथ ही साथ इन्होंने क्या एक अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था ना, कंटेनर्स और रोटिंग मीट वाला, फिर मतलब जो खुले हुए थे मीट का टुकड़ा जिसमें उसमें मतलब मक्खियाँ के बैठती है, उस अपने लार्वा वगैरह मतलब वहाँ पे रिलीज़ करती है, फिर से नई मक्खियाँ बन जाती हैं। लेकिन जो दूसरा जार था वो क्या था? कवर था, तो वहाँ पे नहीं हुआ था। तो मतलब इस तरीके से ये वही वाला है। ठीक है, बाकी आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा बाद में। फ्रांसिस्को रेड्डी, लॉरेंज लेज़ारो स्प्लेंजनी, मतलब दोनों लोगों ने इस चीज़ को चैलेंज किया था 17th 18th सेंचुरी में। इन्होंने जो किया था वो कौन सा था? 17th सेंचुरी में था। फिर उसके बाद में लेज़ारो स्प्लेंजनी आए थे, उन्होंने 18th सेंचुरी में किया था। उसके बाद फिर लुईस, मतलब जो हमारे लुईस पास्चर हैं, उन्होंने वही नेक वाला एक्सपेरिमेंट किया था। और साथ में जॉन टिंडल ने 19th सेंचुरी में इस चीज़ को फाइनली क्या कर दिया था? डिसप्रूव कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है origin of life as a result of chemical evolution has been explained in detail by, तो मिलर, ओपरिन, हाल्डेन, फॉक्स। तो किसने किया था? मिलर्स का एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है इन मैन एटाविज्म, इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। एटाविज्म मीन्स क्या है? लॉस ऑफ सम कैरेक्टर्स नहीं, अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स नहीं, चेंज इन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स नहीं, रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। पैतृक गुणों का प्रकटन क्या कहलाता है? एटाविज्म कहलाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक्चुअली मेरे यहाँ पे पता नहीं, इस ब्लॉक में हमेशा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, इस वजह से इतनी इरिटेशन होती है कि
ठीक से 1 मिनट भी मतलब एक पेपर भी ठीक से हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। इसमें से कौन सा है जो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। सीलियरी मसल्स ऑफ द आई, क्या लगता है आपको ये वेस्टिजियल ऑर्गन है? बिल्कुल नहीं। हेयर ऑन द चेस्ट है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, मसल्स ऑफ ईयर पिन है, ठीक है। तो ये बाकी हो जाएंगे। हमारा जो आंसर निकल के आता है वो हमारा ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट आर द 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ कन्वेंशनल पीसीआर। पीसीआर के स्टेप्स पूछ रहा है। मैं इसको ऑलरेडी जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए थे बताया था कि सबसे पहले डिनेचुरेशन, फिर एनीलिंग एंड देन एक्सटेंशन। तो ऑप्शन क्या है हमारा? फर्स्ट, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बाकी उसके ऑप्शंस नहीं पढ़े मैंने क्वेश्चन नंबर 20 के, क्योंकि आंसर पता ही है फिर क्या मतलब है। नेक्स्ट है डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में डीएनए का कौन सा सेगमेंट है जो मतलब पार्टिसिपेट करता है? तो 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास रिकॉन, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन एंड ओपेरॉन। तो हमारा आंसर क्या है? वो रिकॉन है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्रॉसिंग ओवर की बात हो रही है तो रिकॉन होगा। रिकॉन का मतलब ही क्या है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। रिकॉन ये क्या है? रिकॉम्बिनेशन, नोट कर लो इसको। रिकॉम्बिनेशन मतलब रिकॉन एक ऐसा यूनिट है, इसको आप लिखो यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। दैट पार्टिसिपेट्स इन क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये हो जाएगा। बाकी इस पे एक बार क्वेश्चन ये भी आता है कि इनके उसके हिसाब से इसको अरेंज करना होता है। तो ये ऐसे होता है CMR, मतलब सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर ये बड़ा, इस तरीके से। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा भी था कुछ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आएगा अभी तो फिर मैं आगे आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, TH मॉर्गन यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर मोस्ट ऑफ हिज वर्क ऑन जेनेटिक्स। तो TH मॉर्गन सर किसको यूज़ कर रहे थे? सबको पता है, ड्रोसोफिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA मॉलिक्यूल वॉज सजेस्टेड बाय। तो किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक नहीं, रॉबर्ट होली, ठीक है, इन्होंने ही दिया था। बाकी आप मुझे इसके कुछ बेसिक फीचर्स जो हैं वो tRNA के, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कमेंट्स का रिस्पांस दिया करो, जो क्वेश्चंस पूछती हूँ वीडियो में उसका रिस्पांस दिया करो, और उसका रिस्पांस आप तभी दे पाएंगे जब आप ईमानदारी से वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। मतलब आए और 1-2 मिनट में बस क्लिक किया और भाग गए तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द oocyte ऑफ। तो लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस किस के oocytes में, मतलब किसके oocyte में नहीं पाए जाते हैं? तो एम्फीबियंस, बर्ड्स, इंसेक्ट, इन तीनों में पाया जाता है। आंसर क्या है हमारा? मैमल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये हो गया लैम्ब्रश और एक दूसरा पॉलीटीन है। ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ऐसा लगता है कि मतलब इसके बिना क्वेश्चन पेपर अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मियोसिस अकर्स इन। मियोसिस कहाँ पे होते हैं? तो हमेशा याद रखना मियोसिस जो है वो सभी जर्म सेल्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ कहाँ पे बनता है, ठीक है। SLP जो है वो कहाँ कहाँ पे बनता है? रेस्पिरेशन वाले से है ये क्वेश्चन, तो दिमाग मतलब रिकॉल करने की कोशिश करो। तो ग्लाइकोलिसिस में भी हो रहा था, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में भी एक SLP बन रहा था, याद है कि नहीं याद आ रहा है? और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में तो बन ही रहा है। तो आंसर क्या है? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी वो साइकिल्स जितनी भी हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, C3 C4 क्रेब्स साइकिल और फिर ये सब, क्योंकि अब सुपरफिशियल क्वेश्चंस का ज़माना नहीं रहा, ठीक है। दे जस्ट गो डीप इनटू मोर डीप मोर डीप मोर डीप, और फिर वहाँ से वो आपके लिए क्वेश्चंस निकाल के लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, माइटोकॉन्ड्रिया इन द ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड इन इट्स। तो ह्यूमन का स्पर्म का अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कहाँ पे होगा? डायग्राम आई डोंट थिंक सो कि बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो कैसा होता है, ये कुछ एक्रोजोम वाला, मतलब ऐसे ये पोर्शन रहता है और फिर ये ऐसे
टेल और फिर इस तरीके से। तो ये जो टेल वाला पोर्शन होता है ना, इसका मतलब जिसको मिडल पीस कहते हैं, इसी में इसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसको उस क्या बोलते हैं, नेबन कर्ण बोला जाता है, ठीक है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव फाइनल टेस्ट टू सेल थ्योरी? सबको पता है रुडोल्फ वर्कहॉफ सर ने किया था। अरे बस करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं यहाँ पे क्या है। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, तो साइटोक्रोम्स जो है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो क्रोम्स मतलब ईटीएस, ठीक है, ईटीएस कहाँ पे चलती है? तो माइटोकॉन्ड्रियल के मतलब अंदर वाला जो वो होती है, तो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या कह रहा है? हर्डमानिया से है, ठीक है। एनिमल किंगडम भी मतलब अच्छे से मैं समझा दूंगी, बाकी ऑलरेडी मतलब मेरी 2 क्लासेस शायद, हाँ 2 क्लासेस मैंने इस पे मेरे चैनल पे अपलोडेड है। एनसीईआरटी पढ़ा रही थी, लेकिन चलो मैंने सोचा थोड़ा सा डिटेल में ले के जाते हैं, तो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया था, इसलिए मैंने उस चीज़ को भी बंद कर दिया था। एक बार जाके देखिएगा आप सभी, और अगर नीड है तो बताना, फिर मैं एनिमल किंगडम एक एक फाइलम जो है वो आपको डिटेल में समझा दूँगी। तो हर्डमानिया के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि हर्डमानिया क्या है। तो हर्डमानिया जो है वो बाइसेक्सुअल तो होता है, ये सबको पता है, लेकिन साथ साथ में ये प्रोटोगाइनस होता है। सो आंसर क्या है हमारा? बाइसेक्सुअल है और साथ ही साथ प्रोटोगाइनस। देखो प्रोटोगाइनस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ओवरी जो है वो पहले मैच्योर हो जाती है, ओवरी मैच्योर्स फर्स्ट, और फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और अगर प्रोटेंड्रस की बात की जाए तो फिर वहाँ पे एग्स जो हैं वो स्पर्म जो है वो पहले मैच्योर होते हैं। बट हर्डमानिया की बात की जा रही है, तो हर्डमानिया क्या है? ओवरी मैच्योर्स फर्स्ट, प्रोटोगाइनस है। बाकी कुछ और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं हर्डमानिया के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। आप सभी सुन लो, और जिनको लगता है इम्पॉर्टेंट है सो दे कैन राइट ऑल्सो। तो इसमें देखो हर्डमानिया में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मतलब वैसे तो सबको पता होगा, बट फिर भी एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को बिलोंग करता है। यूरो मतलब टेल, ठीक है, टेल वाले रीजन में ही जो है वो कॉर्डा पाया जाता है, इसीलिए इसको और हम सी स्क्वायर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो नोटोकॉर्ड रिस्ट्रिक्टेड टू टेल रीजन ओनली, वो भी सिर्फ किसमें? लार्वा में होता है, एडल्ट में वो भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, सीडेंट्री होता है, पेलाजिक होता है, फ्री स्विमिंग भी होती है कुछ इसकी उसमें। इसकी बॉडी जो है वो कवर्ड होती है ट्यूनिका से, ठीक है, प्रोटेक्टिव ट्यूनिक होता है ये, जिसको हम लोग टेस्ट भी बोलते हैं। और ट्यूनिसिन जो है वो किसका बना होता है? तो ये अगर इसका फॉर्मूला कभी पूछे तो C6H10O5N, ये किसका है? ट्यूनिसिन का बना होता है, ये इसको ट्यूनिका भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें सीलोम एब्सेंट होता है, ठीक है। बाकी ब्लड वस्कुलर सिस्टम ओपन है, हार्ट वेंट्रल होता है, ब्लड फ्लोज पीरियोडिकली रिवर्स, इसीलिए इसमें क्या है? 2 पेस मेकर देखने को मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 पेस मेकर होता है और इसमें रिवर्स इम्पल्स होता है। फेरिंग्स विद एंडोस्टाइल, जैसे हम लोगों में थायराइड ग्लैंड देखने को मिलता है, उसी तरीके से इसमें क्या होता है? फेरिंग्स विद एंडोस्टाइल होता है, जो कि होमोलोगस टू थायराइड ग्लैंड है। उसके बाद रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करते हैं तो वेनेडियम होता है, और ब्लड सेल्स जो है वो वेनेडोसाइट्स होते हैं। और ये कैसा है? ब्लू कलर का होता है शायद, मतलब शायद नहीं, कंफर्म हो। एक्सक्रीशन जो है वो न्यूरल ग्लैंड्स के थ्रू होता है। बाकी इसमें 2 प्रोसेस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाए जाते हैं, नियोटिनी और पीडोजेनेसिस, ठीक है। और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है डिजनरेशन ऑफ एडवांस कैरेक्टर बाय लार्वा इन मैच्योर स्टेज, ठीक है। नियोटिनी का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इन एडल्ट, मतलब दिल तो बच्चा है, बड़े तो हो गए हैं, लेकिन जो लार्वल कैरेक्टर्स हैं उसको अभी भी साथ में कैरी ऑन कर रहे हैं। पीडोजेनेसिस की बात करते हैं तो लार्वा शोज या बियर सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मतलब लार्वा ही जो है वो क्या है? एडल्ट वाले मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मतलब अटेन कर लेता है, यानी कि लार्वा जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेगा तो पीडोजेनेसिस कहलाएगा। और नियोटिनी क्या है? रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इन एडल्ट। दोनों चीज़ें देखना है, मतलब जस्ट अपोजिट हैं। बाकी इस पर मेमोयर एक लिखा था हर्डमानिया पे, वो SM दास सर थे, उन्होंने लिखा था। बाकी ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है, मतलब वही क्रॉस फर्टिलाइजेशन।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बर्डिंग से भी मतलब इसमें होता है, ये चीज़ भी मतलब थोड़ी सी कॉमन यहाँ पे देखने को मिलती है। और डेवलपमेंट जो है वो कैसा हुआ है यहाँ पे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एसिडियन टैडपोल लार्वा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, एसिडियन टैडपोल लार्वा जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें फिक्सेशन पैपिली होते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टिनॉइड एंड साइक्लॉइड स्केल्स आर फाउंड इन, ये टिनॉइड और साइक्लॉइड स्केल्स जो है वो कहाँ पे पाई जाती हैं। तो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो यहाँ पे मतलब स्पाइसेस की जो क्लासेस हैं उसको थोड़ा सा मैं डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से सुन लो और जिनको इम्पोर्टेंट लगता है वो साथ साथ में इसको नोट भी कर लो। तो देखो यहाँ पे पहले वर्टिब्रेटा को दो भागों में डिवाइड किया गया था, एगनेथा जो कि विदाउट जॉ है और ग्नैथोस्टोमेटा जो विद जॉ है। एगनेथा में फिर से फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया था, ऑस्ट्रेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्माई जो है वो एक्सटिंक्ट आर्मर फिशेज हैं, ये मतलब पहले प्रिमिटिव वर्टिब्रेट थे, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। और साइक्लोस्टोमेटा की बात की जाए तो इसमें लैम्प्रेज और हैज फिशेज आ जाती हैं, मतलब फर्स्ट लिविंग वर्टिब्रेट अगर कभी पूछता है तो वो कौन है, हमारे साइक्लोस्टोम्स हैं। उसके बाद आते हैं ग्नैथोस्टोमेटा वाले, यानी कि विद जॉ वाले। वैसे इसको मैंने एनसीईआरटी जब मैंने एक्सप्लोर किया था एनिमल किंगडम, तो वहाँ पे भी पढ़ाया हुआ है, इफ़ यू फील नीड यू कैन गो एंड वॉच इट। तो देखो ग्नैथोस्टोमेटा की जब बात करते हैं तो यहाँ पे फर्दर टू सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया था। एगनेथा को क्लासेस में ही किया गया था, क्लास 1 क्लास 2, लेकिन जो ग्नैथोस्टोमेटा है उसमें दो सुपर क्लासेस हैं। सुपर क्लास 1 में जो है वो पाइसेस आती हैं और सुपर क्लास 2 जो है उसमें टेट्रापोड आते हैं। तो हम लोग किसकी बात करनी है, हमें पाइसेस का बात करना है। तो यहाँ पे देखो क्लास 1 मतलब क्लास 1 क्लास 2 ऑलरेडी हो चुका है विदाउट जॉ वाले में। अब यहाँ पे देखो क्लास 3 क्लास 4 एंड क्लास 5 आ जाता है। तो क्लास 3 जो है वो प्लेकोडर्माई, यानी कि एक्सटिंक्ट फिश विद प्रिमिटिव जॉ, इसमें जॉज थे लेकिन बहुत प्रिमिटिव टाइप के थे, यानी कि फर्स्ट प्रिमिटिव जॉड वर्टिब्रा की अगर बात की जाए तो आप आंसर क्या देंगे, प्लेकोडर्माई देंगे। लेकिन अगर बात फिर उसके बाद में क्लास 4 जो है वो कॉन्ड्रिक्थीज आ जाता है और क्लास 5 है हमारा ऑस्टिकथीज, ठीक है। जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं इसको हम लोग और भी किस नाम से जानते हैं, इलास्मो ब्रांच फिशेस के नाम से जानते हैं, यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, जैसे शार्क वगैरह आ गई, रेज हो गई, स्केट्स, इस तरीके की जो फिशेस हैं वो सारी कॉन्ड्रिक्थीज में आती हैं। और ये क्या है, फर्स्ट लिविंग जॉड वर्टिब्रा, मतलब पहले लिविंग जबड़े वाले वर्टिब्रेट की बात की जाए तो कॉन्ड्रिक्थीज आती हैं। उसके बाद में ऑस्टिकथीज हैं, इनको और किस नाम से जानते हैं, टीलियोस्ट फिशेस या बोनी फिशेस के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारी कॉमन फिशेस आ जाती हैं, जैसे रोहू हो गया, कटला वगैरह, इस तरीके की फिशेस आ जाती हैं। तो पाइसेस का ये जो सुपर क्लास वाला जो ये डिवीज़न है ना, क्लास 1 2 वाला एगनेथा और क्लास 2 मतलब 3 4 5, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। बाकी ज़रूरत होगी तो बताना, फिर मैं इसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, टिनॉइड एंड साइक्लॉइड स्केल्स आर फाउंड रिस्पेक्टिवली इन एमिया एंड डॉगफिश। डॉगफिश तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये किस में आ जाएगा, कॉन्ड्रिक्थीज में आ जाएगा। रोहू, एमिया एंड स्पाइनी रेड फिश, स्टिंगरे एंड एमिया, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे नाम थोड़े से अजीब हैं, शायद सारी फिशेस के नाम भी आप सबको ना पता हों, लेकिन हम यहाँ पे आंसर बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे आंसर जो है वो रोहू, मतलब रोहू और कटला तो पता है ना ऑस्टिकथीज हैं, और ऑस्टिकथीज में ही जो है ये टिनॉइड और साइक्लॉइड स्केल्स देखने को मिलती हैं। बाकी स्केल्स भी जो है वो दो तरीके की होती हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो कॉन्ड्रिक्थीज यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस या इन्हीं को इलास्मो ब्रांच फिशेस भी कहते हैं। तो इसमें जो स्केल्स पाई जाती हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये होती हैं प्लेकॉइड स्केल्स इसमें पाई जाती हैं। और जो ऑस्टिकथीज या बोनी फिशेस या इनको टीलियोस्ट फिशेस कहते हैं, इसमें जो है हमारी ये वाली टिनॉइड या फिर इसी को एक और नाम से जानते हैं साइक्लॉइड, तो ये स्केल्स पाई जाती हैं। तो ऑस्टिकथीज का एग्जांपल वही रोहू, कटला, ये सारी थी। तो यहाँ पे मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग रोहू और अमिया, ये अमिया क्या है, मतलब एक तरीके की फ़िश है, हो सकता है इसका मतलब जो जोलॉजिकल नेम है वो कुछ और हो, तो इसको चेक कर लेना आप। आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। In which of the following appendages of prawn the podo branch
इज अटैच्ड, तो पोडोब्रांच किससे अटैच होता है? सेकंड मैक्सिलिपेड से। बाकी प्रॉन का डायग्राम जब डिटेल में हम कभी समझेंगे तो आपको डायग्राम के साथ भी मैं बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोजेनेटिक पैरासाइट। मतलब कि मोनोजेनेटिक मतलब कि वो अपनी लाइफ जो है वो एक सिंगल होस्ट पे ही मतलब सर्वाइव करता है, मतलब उसे सेकेंडरी होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और डाइजेनेटिक जो होते हैं मतलब वो अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट पे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर है एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइडिस। ये क्या करता है? अपनी लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट पे ही कंप्लीट करता है। बाकी डाइजेनेटिक की बात की जाए तो टीनिया सोलियम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये दोनों जो हैं वो किसके हैं? डाइजेनेटिक के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, पॉलीमॉर्फिक एनिमल। पॉलीमॉर्फिक एनिमल का एग्जाम्पल यहाँ पे बताना है क्या है। सो ऑप्शंस आर हाइड्रेक्टीनिया, हाइड्रा, ट्यूबिपोरा, मेट्रिडियम। आंसर क्या है हमारा? हाइड्रेक्टीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरल्स इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिटरी कोरल। सॉलिटरी कोरल का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? मिलीपोरा, फंजिया, मैंडरीना और स्पॉन्ज। तो आंसर क्या है? फंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एग फीवर। ठीक है, ये इसको कंप ज्वर, जूड़ी का कारण क्या है? तो यहाँ पे देखो कुछ पैरासाइट्स का एग्जाम्पल दिया है, जैसे पहला है सिस्टोसोमा मानसोनाई, दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, थर्ड इज वुचरेरिया एंड द फोर्थ वन इज लिशमैनिया डोनोवनी। और ई ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द अबव। तो देखो एग फीवर जो है वो फीवर एक ऐसा फीवर है दैट इन्वॉल्व शेकिंग, मतलब बॉडी पूरी कांपने लगती है, कपकपी करके, मतलब ऐसे फीवर आना। तो ये कहाँ पे होता है? मलेरिया के केसेस में ही ज़्यादा देखने को मिलता था ना। तो मलेरिया कौन कॉज कर रहा है? हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉज करता है। तो उसके मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो 36 का बी निकल के आता है। बाकी एक वर्ड जो क्या मतलब एक वर्ड की अगर बात की जाए, अब इसको एग्जैक्टली क्या प्रोनाउंस करेंगे आई डोंट नो। ये क्या है? एक्चुअली मेडिवल लैटिन वर्ड है ये। ठीक है, लैटिन वर्ड से निकल के आया है, जिसका मतलब ही क्या होता है? अक्यूटा। ठीक है, अक्यूटा विच मीन्स अक्यूटा है। अक्यूटा का मतलब क्या होता है? शार्प फीवर। ठीक है, तो ये मतलब इसका निकल के आता है। और शार्प फीवर मतलब उस तरीके से देखा जाए तो किस में? मलेरिया के केस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, यूग्लिना बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो आप सभी को पता है कि यूग्लिना किसको बिलोंग करता है? फाइटोमेस्टिगोफोरा का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। और जब मतलब कि सनलाइट की इन अवेलेबिलिटी हो जाती है, नहीं मिलता है, तो फिर ये क्या करता है? अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन को चेंज कर लेता है और फिर कैसा हो जाता है? मतलब कि हेट्रोट्रॉपिक हो जाता है। यानी कि यही इसमें क्या है? एक तरीके से मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। मिक्स्ड टाइप का या मिक्सोट्रॉपिक आप कह सकते हो, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? इफ़ एन एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग, किसको? एक्टिन को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू एन अमीबा। अमीबा की बॉडी में अगर हम इंजेक्ट कर देते हैं एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग, तो उसका मूवमेंट क्या होगा? डेफिनेटली वो रुक जाएगा। ठीक है, स्टॉप्स इमीडिएटली। बाकी देखो मतलब रुक क्यों जाएगा? क्योंकि देखो अमीबा क्या है, जब मतलब ये एंटीबॉडी उसमें दिया जाएगा, जब मेडिसिन इंजेक्ट किया जाएगा तो जो इसके एक्टिव साइट होती है वो क्या करती है? उसके मतलब कि अमीबा की जो मूवमेंट है उसको रोक देगा। ठीक है, और अमीबा कैसा है? यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन में एक्टिन फिलामेंट जो है वो इस ड्रग की वजह से क्या है? फंक्शनलेस हो जाएंगे और उस वजह से क्या होगा? अमीबा स्टॉप्स इंस्टेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड बाय विटेकर। विटेकर ने जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया वगैरह, उनको किस में रखा था? तो मोनेरा में रखा था। बाकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी मैंने एनसीईआरटी से भी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाया हुआ है, चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, क्या कह रहा है?
फ्यूल्जन रिएजेंट इज़ यूज टू स्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टेन्स जो हैं ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन सबसे अलग अलग उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे फ्यूल्जन के लिए पूछा गया है, तो ये किसकी स्टेनिंग में हेल्प करता है? ऑप्शंस क्या हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए या नन ऑफ द अबव। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? डीएनए के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जोनास ग्रीन होता है, और बाकी और भी हैं। मतलब अगर ज़रूरत है तो बताना, फिर मैं इसको शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड कर दूंगी चैनल पे। बाकी ये 40 क्वेश्चंस हैं जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए अभी ये 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं यहीं पे, और उसके बाद में अगर आपको ठीक लगता है तो बताइएगा, फिर बाकी नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। ठीक है। बाकी कुछ भी अगर मिस्टेक्स हैं या कोई गलती है या मैंने किसी क्वेश्चन को गलत एक्सप्लेन किया है तो फील फ्री टू करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।